हे एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा। फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट एसेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू कैन एक्चुअली डू एंड यू माइट फील ओवरवेल्म्ड. You might feel that this is too much for you to handle. You might attempt certain mistakes that you should not have been doing. In this video, I'm talking with Neeraj Arora sir to understand about exactly this, his simple investing strategy, his views on crypto, about credit cards, about creating your own financial goals and sticking with them, about his philosophy of investing. I think this is going to be the most important part of this whole podcast. Make sure that you watch this till the end. Make sure that you hit the like button and subscribe to this channel as well. No one will actually give you this brutal, honest look at investing and personal finance on YouTube. And that is why I want to bring this brutally honest video in front of you so that you can become better at personal finance. I hope you will learn from this video. And now let's talk to Neeraj sir. ठीक है, so in today's video, we want to sort of talk about आपकी क्या जर्नी थी and then what people can learn from your journey into personal finance and investing in general. So the first question that I want to ask you is, आपने स्टार्ट कैसे किया अपना करियर एंड सॉर्ट ऑफ आपका इन्वेस्टिंग जर्नी क्या थी सो फार, एज जैसे हमने बात करी थी यू आर फाइनेंशियली रिटायर्ड एट द एज ऑफ इन योर 30s. सो आपने कैसे ये सब स्टार्ट किया एंड हाउ ऑल दैट हैपेंड? So, by profession, I became a chartered accountant in 2011. और टू बी वेरी ऑनेस्ट एक मिथ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि CAs को सब पता होता है और CAs जो है इन्वेस्टमेंट में चैम्पियन होते हैं और CAs जो हैं भाई वो उनको बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी चूज़ करनी आती है. ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आपके प्रोफेशन का कुछ भी लेना देना नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी से. एक सिंपल ग्रेजुएट या एक सिंपल 12th पास व्यक्ति भी जो है अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है. अब यहाँ पे ये नहीं कह रहा मैं कि CAs को कुछ नहीं आता. मतलब ज़रूरी नहीं है कि CAs को आता हो. अगर मेरी लाइन डिफरेंट है तो शायद मुझे वो चीज़ ना आती हो. जैसे कि मैं शुरू से जो है क्लासेस और कोर्सेज़ वगैरह में इन्वॉल्व रहा तो मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा इन्वेस्टिंग में था नहीं उस टाइम पे जब मैंने अपना CA क्वालिफाई किया. एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ते गए थोड़ी बहुत इनकम बढ़ी तो 2016-17 में जाके ना वो थोड़ी सी एक बत्ती जली कि यार अब ना पैसे आ गए, हम इसको लगाना कहाँ पे है. क्योंकि अब पैसे आ गए उसको सिर्फ बैंक में रखेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे. फिर वो सारे इन्फ्लेशन वाले कॉन्सेप्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले कॉन्सेप्ट वो चलने लग गए. तो वहाँ से पहली बार जो है वो दिमाग में आया कि यार इन्वेस्टमेंट जो है करनी चाहिए. उससे पहले सिर्फ क्या था, वो बैंक में जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपके वो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, उनको पता चल जाता है इनके पास पैसे आ रहे हैं तो वो फ़ोन करके हाँ सर ये वाला म्यूचुअल फंड कर लो, ये FD करा दो, वो क्रेडिट कार्ड ले लो. एंड बिलीव मैंने वैसे क्रेडिट कार्ड ले लो, डेबिट कार्ड ले लो, तो ये वाला इंश्योरेंस ले लो. तो मैंने उसमें से 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी किया था एंड आज भी वो म्यूचुअल फंड्स मेरे पास पड़े हैं. बट येस, तब मुझे इतना ज़्यादा जो है वो नॉलेज नहीं थी. मेन जो मेरी फाइनेंशियल मैं बोलूँगा जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है वो शुरू हुई थी 2016-17 के आसपास से. राइट. एंड देन आपकी क्या मेन स्ट्रैटेजी रही है along the years? विद रिलेशन टू माई प्रोफेशन और विद रिलेशन Investing इन्वेस्टिंग और फाइनेंस. अगर मेरी स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है. मतलब मैं क्या बताऊँ, लोगों ने इन्वेस्टिंग को इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, इतने इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए कि कोई कहने की हद नहीं है. इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल बट इट इज़ नॉट ईजी. वाई इट इज़ नॉट ईजी? बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल इशूज़ इन्वॉल्व. पेशेंस चाहिए आपको, वो सही माइंडसेट चाहिए आपको, वो सही थॉट प्रोसेस चाहिए आपको. कमिंग टू माई स्ट्रैटेजी, आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडेक्स फंड. अगर आप कभी मेरा चैनल भी एक्सप्लोर करेंगे तो मेरी इंडेक्स फंड की वीडियो सबसे ज़्यादा चली भी हैं. 2018 में मैंने जो है इसके ऊपर बातचीत करनी शुरू कर दी थी. इवन एक फुल एक्सप्लेनर वीडियो मैंने दिया था कि इंडेक्स फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. तो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ इंडेक्स फंड. इवन अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो अच्छा खासा परसेंटेज, अच्छी खासी वेटेज जो है इंडेक्स फंड में है और मैं बहुत रिटर्न से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. उसके साथ साथ मेरी जो स्ट्रैटेजी है इंडिविजुअल स्टॉक चूज़ करने की वो भी बहुत सिंपल है. स्टिक विद मार्केट लीडर्स, वेल नोन ब्रांड्स के साथ आप स्टिक करें और मार्केट लीडर्स के साथ आप लोग स्टिक करें. और अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को मैं कभी भी जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं रखता कि यार मुझे 24% साल का रिटर्न मिल जाएगा, मुझे 30% साल का रिटर्न मिल जाएगा. माई रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 12-15% एंड टिल नाउ आई एम एबल टू अचीव इट कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 4 to 5 years. आपने इंडेक्स फंड्स को क्यों चूज़ किया पर्टिकुलरली? मतलब व्हाट इज़ द माइंडसेट बिहाइंड दैट? ऑल्सो एक और क्वेश्चन मेरे को पूछना था कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? क्योंकि मैंने इसके बारे में बात करी थी मेरे चैनल पे एंड कुछ लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि अच्छा यू वांट टू रिटायर फ्रॉम वट एवर वर्क यू आर डूइंग, मतलब कि तुमको पसंद नहीं आ रहा तुम्हारा काम. तो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन अबाउट द सेम? सो पहले मैं इंडेक्स फंड वाली बात का जवाब देता हूँ. इंडेक्स फंड क्या है ना कि देखो यार, एक तो लोगों को ना ये सबसे बड़ी बात है, लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? आपको क्या लगता है ईशान, वैसे लोग बाग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? क्या रीज़न लगता है आपको? मे बी उसके रिटर्न इतने नहीं आते एंड दे लुक एट अदर थिंग्स, दे लुक एट अदर इंस्ट्रूमेंट्स दैट लुक
lucrative for them. एक्चुअली ईगो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे। ईगो और मैं बोलूँगा कि लैक ऑफ थ्रिल। इंडेक्स फंड में थ्रिल नहीं है। इंडेक्स फंड में अपने पैसा डाल के ना बस सोना है, आराम करना है, रेस्ट करना है, पेशेंस रखना है। तो लोगों को ना आधे से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए क्योंकि वहाँ पे ना थ्रिल मिलता है, ओह बढ़ गया, घट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो थ्रिल उसके अंदर मिसिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिसिंग है। यस यस यस, वो थ्रिल उसके अंदर मिसिंग है। मेरा इंडेक्स फंड की तरफ झुकाव क्यों बना? क्योंकि मेरे पास यार समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इंडिविजुअल कंपनी पे रिसर्च करूं। अगर आप मेरे टोटल पोर्टफोलियो में देखेंगे तो मुश्किल से 10 या 12 कंपनीज होंगी जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं, मार्केट लीडर्स हैं, फिर भी जो थोड़ा बहुत रिसर्च में कर पाया। मुझे एक एक स्टॉक को रिसर्च करने में कभी कभी 20-20, 25-25 दिन भी लगे मेरा कॉन्फिडेंस आने में कि येस मैं एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है इसके अंदर इन्वेस्ट करूँ। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम ज्ञान की ज़रूरत है, बहुत ही कम समय की ज़रूरत है, एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन है, लो कॉस्ट सॉल्यूशन, राइट। रिटर्न की अगर मैं बात करता हूँ, देखो फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता, बट आपको आइडिया है कि इंडेक्स फंड ने आज तक कितना रिटर्न दिया है? अगर मैं सिर्फ निफ्टी 50 की बात करता हूँ तो निफ्टी 50 ने आज तक कितना रिटर्न दिया होगा? CAGR जिसे बोलते हैं, पर ईयर कितना % रिटर्न देती होगी निफ्टी 50? एनी आइडिया? 12 to 15%, मतलब रियल रिटर्न्स को नहीं देखें अगर तो। राइट तो आप मान के चलो कि अगर आप अभी एज ऑन डेट निकालोगे तो आपको 14-15% के आसपास मिलेंगे, 14-15% के आसपास। और जो देश के सबसे बड़े इन्वेस्टर जिन्हें हम मानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, वो कहते हैं कि अगर मैं 18% निकाल रहा हूँ तो मैं तो राजा हूँ। मतलब वो 18% अगर पर एनम निकाल रहे हैं तो वो राजा है। तो सोचो हम अगर 14% निकाल रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एफर्ट, तो यार हम भी राजा से कम तो नहीं है। बहुत सिंपल सी बात Right. है ना। और विदाउट एनी एफर्ट आप सोचो राकेश झुनझुनवाला साहब के पास पूरा ऑफिस होगा, पूरी टीम होगी, मतलब पूरा थॉट प्रोसेस चलता होगा, दिन रात लगे रहते होंगे सारे इन्वेस्टर्स वगैरह सब मिलके। और यहाँ इंडेक्स फंड वाला क्या करता होगा? सुबह उठता होगा, या तो निफ्टी 20 खरीद SIP ली या फिर कर ली। इंडेक्स फंड के अंदर जो है अपनी SIP कर दी, जय माता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो सिंप्लिसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न, सिंप्लिसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आप बहुत सिंपल तरीके से जो है देश की इकॉनमी में जो है हिस्सा ले रहे हैं। और मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जितना रिटर्न इंडेक्स फंड दे रहे हैं वो आपका इंडियन होने का हक है। मतलब एज अ इंडियन इट इज़ योर राइट टू अर्न दैट रिटर्न, बिकॉज यू आर दी वन जिसकी वजह से वो रिटर्न बन रहा है। आप और मैं जब कंज्यूम करते हैं कोई भी चीज़ तो देश का GDP बढ़ता है, और कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट जो है वो देश के GDP की रिफ्लेक्शन होती है। लॉन्ग रन में एटलीस्ट देश के GDP की रिफ्लेक्शन होती है स्टॉक मार्केट का इंडेक्स। तो हम लोगों का काम है वो, अगर आप एयरटेल का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप इंडिया में और रिलायंस की कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो आप बढ़ा रहे हैं GDP, आप बढ़ा रहे हैं देश का GDP, और आप बढ़ा रहे हैं इंडेक्स को आगे। ये थॉट प्रोसेस हमें ना थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। राइट। मैं कुछ वीडियोस देखता हूँ जिसमें वो बोलते हैं कि दिस इज अ स्टेटमेंट गिवन बाय वॉरेन बफे एंड इट वर्क्स रियली वेल इन द US मार्केट, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मेच्योर हो गया है मार्केट, बिकॉज आर लॉट मोर पीपल इन्वेस्टिंग, दैट इज़ वॉट दे से। एंड देन व्हेन यू कंपेयर विद इंडिया, यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं दैट आर इन्वेस्टिंग परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो। एंड यहाँ पर अभी और वैल्यू है दैट वी कैन फाइंड आउट इफ वी एक्टिवली लुक फॉर पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है इंडिया में इंडेक्स फंड को लेके। शो मी वन यूट्यूबर जिसने पिछले 20 साल में 15% का रिटर्न कमाया और रेगुलरली। शो मी वन पर्सन जो ये वीडियो बना रहा है जिसने पिछले 20 साल में कंसिस्टेंटली जो है वो रिटर्न कमाता आ रहा हो, उसका CAGR 15% का हो। कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बातें कहीं से पढ़ के बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है उसे ऑब्जर्व कर पाना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहता हूँ यार, क्या ईशान आपके पास और मेरे पास, आप एक प्रॉपर एक कंपनी चला रहे हो, ठीक है, आपको अपनी पढ़ाई भी चल रही है साथ में, क्या आपके पास इतना टाइम, इतने टूल्स, इतने रिसोर्सेज हैं कि आप एक कंपनी को प्रॉपर रिसर्च कर पाओ और फिर उसका ट्रैक रख पाओ? मेरे पास तो नहीं है दोस्त, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। और इंडेक्स फंड में बुराइयां हैं, मैं बताता हूँ क्या बुराइयां हैं। सबसे बड़ी बुराई ये है कि अगर एक बेकार कंपनी इंडेक्स का पार्ट है, निफ्टी 50 का पार्ट है, तो आपके पैसे उस बेकार कंपनी में भी लग रहे हैं। यू हैव नो ऑप्शन, द फंड मैनेजर हैज़ टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी ऑल्सो। ये एक बुराई है इंडेक्स फंड की। दूसरी बुराई ये है कि इंडेक्स फंड खासकर इंडिया में, अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ टेक्निकल हो जाए तो मुझे बताना, मैं उसको थोड़ा और आसान करने की कोशिश करूँगा। जब मैं इंडिया के इंडेक्स फंड की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली निफ्टी 50 की, तो एक बुराई उसकी ये है कि जब तक कोई कंपनी निफ्टी 50 में पहुँचती है ना, तब तक वो ग्रो कर चुकी होती है, राइट। मान लो कोई कंपनी है, आज वो मार्केट कैप के हिसाब से समवेयर बिटवीन 300 नंबर पे आती है, तो वो भी निफ्टी 50 में नहीं होगी। तो 300 से लेके जो उसकी रेस होगी 50 कंपनी तक आने तक, वो रेस हमने मिस कर दी होती है इंडेक्स फंड वालों ने, राइट। ये एक दो चीज़ें हैं जो इंडेक्स फंड वालों को थोड़ी सी दिक्कत देती है, बट
पॉइंट इज कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो, आपके पास कितना समय है, आप कितना रिस्क जो है बर्दाश्त कर सकते हो, और अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल्ड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा लॉसेस करवाती हैं। मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन जैसे मैंने आपको बताई, और मैं हमेशा ना प्रोबेबिलिटी में खेलता हूँ। ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म मिल सकता है मुझे, भाई मेरे को 10% रिटर्न मिलेगा ना, मुझे पता है मेरे लिए वो बहुत है। मेरा कैपिटल बहुत बड़ा है, 10% का रिटर्न मुझे आप दे दो 5-10 साल के लिए, 12% का दे दो, मैं उस कैपिटल पे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं उस रिटर्न से। लोग बाग इस पर क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि लोगों को आदत है ना ये सुनने की, 30% रिटर्न मिल गया, 40% रिटर्न मिल गया। मेरे 2 क्वेश्चन है, किसको मिल गया, कितने साल तक मिल गया, और किस अमाउंट पे मिल गया, किसको कितने साल तक और कितने अमाउंट पे। आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पूरा फोकस किया कैसे आप खुद की अर्निंग या आपका जो भी बिजनेस है उसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, रादर देन थिंकिंग अबाउट आप उस पर कितना गेन ला सकते हो विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टिंग। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग जैसे से दे अर्न 50,000 रुपीज़ पर मंथ एंड देन दे फोकस ऑन हाउ कैन दे 2x 3x दिस मनी विद द हेल्प ऑफ सम रिस्कियर ऑप्शंस। एक्चुअली क्या है ना, मतलब पीपल आर नॉट लुकिंग एट डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इन्वेस्टिंग? ईशान, मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछता चलता हूँ, ऑल्दो आप होस्ट हो मैं गेस्ट हूँ, बट फिर मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछता चलता हूँ। क्या लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इन्वेस्टिंग के लिए? आई थिंक पेशेंस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज at least for long term investors that's what they need to focus on. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इनिशियल मनी कहाँ से आएगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पेशेंस भी तो तभी रखोगे जब पैसा लगा के बैठे होंगे। जब आपने पैसा ही नहीं लगाया, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो भाई कहाँ के पेशेंस, किस बात के पेशेंस? तो ये इनिशियल मनी कमाना, ये कोई बता नहीं रहा है। सब लोग मतलब आई एम मैं एक अपना लाइव शो भी करता हूँ अपने सीए वाले चैनल पे, सीए वाले बच्चों के साथ। तो वहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर इतना ऐसा अजीब सा लगता है, हर कोई जो है साइड इनकम कर रहा है, हर किसी ने जो है पैसों का एक अंबार सा लगा रखा है, और ये कर लो वो कर लो, मतलब हज़ारों तरीके की ट्रिक्स बताई जा रही हैं कमाने की, लेकिन हम नहीं कमा पा रहे। तो प्रॉब्लम क्या हो गई है कि मतलब ये अजीब सी बात है कि साइड इनकम के चक्कर में ना हम अपनी एक्टिव इनकम को, जो हमारी मेन इनकम होनी चाहिए, हम उसको सेक्रीफाइस करे जा रहे हैं। और अगर आप, मैंने तो यही किया यार, मुझे पढ़ाना आता था, मुझे बोलना आता था, मैंने पढ़ाने आने को और बोलने आने को मिक्स करके अपनी क्लासेस वगैरह लॉन्च करी, कोर्सेज वगैरह लॉन्च करे, और वहाँ से मेरी एक्टिव इनकम होती रही और उसको मैं इन्वेस्ट करता रहा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, रादर देन कि भाई मैं स्टॉक मार्केट से पूरा दिन ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊँ या पूरा दिन मैं उसमें बैठा रहूँ। मैंने सोचा कि भाई जो मेरा स्किल है मैं उससे पैसे कमाऊँगा और उसको आगे इन्वेस्ट करता चलूँगा। तो आपको सबको, बल्कि आपका जो ऑडियंस होगा, मेरे ख्याल से काफ़ी यंग ऑडियंस होगा, उन सबको सबसे पहले ये समझना है कि भाई पहले हमने पैसा कमाना है। और अगर आप किसी को मानते हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे मैं वॉरेन बफे को बहुत मानता हूँ, उनकी काफ़ी वायरल वीडियो है, शायद लिंक्डइन पे मिल जाएगी आपको। मतलब वो उस व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ जो व्यक्ति एक तरह से ना मतलब बहुत पैसों के ऊपर बैठा हुआ है स्टॉक मार्केट में, जिसने बहुत रिटर्न्स कमाए हैं। वो कहता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कहाँ कर सकते हो? वो कहता है अपने आप में कर सकते हो। जब आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पास स्किल्स आएंगे, आप कुछ नया सीखोगे, आप पैसे कमा पाओगे, फिर आप उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, पहले अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करो, अपनी एक्टिव इनकम बनाओ, पैसा कमाओ, और उसके बाद सिंपल तरीके से आप उसे आगे इन्वेस्ट करते जाओ। रिटर्न एक्सपेक्टेशन टोन डाउन रखो, देखो कैसे वेल्थ क्रिएट होती है ज़बरदस्त। राइट। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को भी प्रेफर करते हैं। इंस्टाग्राम पे से बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, उनमें खूब सारे से चलते रहते हैं कि ये दे आल्सो गो इनटू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो व्हाट इज़ द डेंजर दैट दे शुड अंडरस्टैंड व्हेन दे आर गोइंग इनटू दीज थिंग्स आपके हिसाब से? मैं सबसे पहली बात ये बोलूँगा, डोंट डू इट पार्ट टाइम। सबसे ज़्यादा खतरनाक है पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना है, क्योंकि तब आप ना किसी के कहने पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप ट्रेडिंग करने चाहते हो, मतलब मेरा फुल सपोर्ट है कि भाई करो, लेकिन फिर फुल टाइम करो, आप उसे एज अ प्रोफेशन लो। जैसे आज ईशान अपनी कंपनी चला रहा है तो उसे एज अ प्रोफेशन ले रहा है। ऐसा थोड़ा ना कि थोड़ा ध्यान देता है कंपनी में, नहीं देता है। संडे को भी ईशान काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, सबके साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग ऑन ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट? फिर आपको ट्रेडिंग उस हिसाब से सीखनी पड़ेगी। अब कहीं अति दुखी आत्माएं आ सकती है, सर संडे को ट्रेडिंग कहाँ होती है? सीखो संडे को बैठ के ट्रेडिंग के बारे में, कैसे होती है, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, फुल टाइम आइए, सीखिए, पहले छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे अमाउंट बड़ा कीजिए। आप मुझसे पर्सनली पूछोगे, मैंने आज तक ट्रेडिंग नहीं की है। भगवान की दुआ है मेरे ऊपर कि मुझे फ्यूचर ऑप्शंस आता ही नहीं है, बात ही खत्म, समझ नहीं आया मुझे वो, राइट? तो आई एम वेरी हैप्पी। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करना। मुझे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा कि यार मुझे 1 महीने में पैसा डबल करना है, 2 महीने में पैसा डबल करना है, शायद फिर मैं उन सब चीज़ों की तरफ जाऊंगा जिन सब चीज़ों में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। वो एक महीने पैसा डबल भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। सही बात है।
व्हाट वुड यू चूज अगर आपको ऑप्शन मिले कि इंडेक्स फंड्स में जाना चाहिए या इंडेक्स ईटीएफ्स में जाना चाहिए? लोगों का ये भी एक डाउट होता है कि व्हाट इज़ द वन थिंग दैट दे शुड गो विद। तो देखो, सबसे पहली बात है भाई, कोई शादी थोड़ी ना हो रही कि एक को चूज़ करना है। वाई नॉट बोथ? मैं दोनों से इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने ETF में भी खूब अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आप मेरा डीमैट अकाउंट कभी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यूनिट्स मेरे पास अगर किसी स्टॉक के हैं या ETF के बोल लो तो वो निफ्टी बीज ही हैं सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा किसी म्यूचुअल फंड में मैंने इसे इन्वेस्ट कर रखा है तो वो मेरा इंडेक्स फंड ही है। तो मैं दोनों को यूज़ करता हूँ। जो इंडेक्स फंड है उसे मैं SIPs के लिए यूज़ करता हूँ। एंड येस, कभी कभी मार्केट जब करेक्ट होती है और मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि मैं लमसम कुछ और अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आई यूज़ माई ETF फ्रॉम डीमैट अकाउंट। बहुत सिंपल है वो, बल्कि ज़्यादा सिंपल है। और आपको यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता हूँ। हमारे ऑफिस में एक तिवारी जी हैं जो हमारे ऑफिस का सारा मिसलेनियस वर्क देखते हैं। तो उनका भी डीमैट अकाउंट खुलवा के हमने उनको भी ETF के बारे में थोड़ा ज्ञान दे के और उनसे भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और अब आज की डेट में जब भी उनको लगता है ना कि हाँ कुछ चीज़ें हैं, कुछ अच्छा मार्केट फॉल कर रही है, 3-4% का फॉल हो गया, ज़्यादा फॉल हो गया, वो भी 2-3 यूनिट खरीद लेते हैं। 180-190 रुपये का एक यूनिट मिलता है निफ्टी 20 का, अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी 2-3 यूनिट खरीद लेते हैं। तो हम तो दोनों को ही यूज़ करते हैं। एक SIP के लिए यूज़ हो गया और एक अपना जो है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो गया। गॉट इट। आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू लुक्ड एट द यूनियन बजट? ऑनेस्टली मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था, GST की क्लासेस चल रही थी, लाइव लेक्चर चल रहा था, तो स्टूडेंट्स के साथ बैठ के ही मैं बजट देख रहा था। एंड वो मीम नहीं है कि तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। तो हम सोच रहे थे कि अभी तो इनकम टैक्स की बारी आई है, तो इनकम टैक्स पे चर्चा होनी शुरू हुई। 2-3 बातें उन्होंने बताई, ठीक है। एक आधा अपना वो क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स था वो बताया, और फिर अचानक से वो GST की तरफ चल दिए। एंड इट वाज अ शॉक कि एज सच कोई बड़ी मैं बोलूँगा कि जो लोगों के प्रति, मिडिल क्लास के प्रति जो एडवांटेज देनी चाहिए थी वो नहीं दी। ऑल्दो इसके बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ स्लैब रेट्स या कुछ ना कुछ इंश्योरेंस को लेकर मुझे बहुत उम्मीद थी कि इंश्योरेंस को लेकर ज़रूर कुछ करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कोविड के इस माहौल में लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। तो मुझे लगता था वहाँ कुछ मोटिवेशन मिले, उसके लिए कुछ अलग से डिडक्शंस, एक्स्ट्रा डिडक्शंस आएँ जो भी एग्जिस्ट करती हैं उससे ऊपर। वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, थोड़ा सा स्लैब रेट को लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुआ। एंड पर्सनली स्पीकिंग यार, लोग बाग समझते नहीं है इंडिविजुअल्स पे। आपको लगता है शायद कितना % टैक्स होगा एक इंडिविजुअल पे? 30% होता है ना? ये गलत फहमी है। 42.744% का इंटरेस्ट जाता है दोस्त, हाईएस्ट स्लैब जो से लगता है। और एक कंपनी पे सिर्फ 25% जाता है, एक कंपनी में सिर्फ 25% जाता है। तो वहाँ थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि यार कंपनी पे कैप लगा रखी है, हमारी भी कैप लगा दो यार 25-30% की, हम भी थोड़े बहुत पैसे बचा लेंगे। मुझे तो साफ लगता है। तो ये 42% होता कैसे है, इतना कैसे? हाँ, ये 42% होता कैसे? अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर की है तो आपके ऊपर 30% का टैक्स लगता है, उसके टैक्स के ऊपर 37% का सरचार्ज लगता है, और फिर उसके ऊपर जो है 4% का आपके ऊपर सेस लगता है। तो कुल मिला के 42.744% के आसपास जो है बन जाता है। और मैं तो साफ बोलता हूँ, मैं तो अपनी क्लासेस में बोलता हूँ, मोदी जी हमारे साइलेंट पार्टनर है। 50% वो ले जाते हैं उठा के हमारे से, तो साफ सीधी बात है जी। ऑलराइट, जैसे आपने क्रिप्टो के बारे में बोला, आपके क्या व्यूज़ हैं क्रिप्टो के बारे में? एंड डू यू थिंक दैट इट इज़ मोर एक्सेप्टिंग, क्योंकि अभी टैक्स आ गया है, देन मोर पीपल विल गेट इनटू इट? व्हाट इज़ योर व्यूज़ ऑन क्रिप्टो बेसिकली? गाली पड़वाओगे तुम, और कोई बात नहीं है। कि क्रिप्टो वाले ना एकदम स्टॉन्च क्रिप्टो सपोर्टर होते हैं, अरे कैसे बोला क्रिप्टो के बारे में, छोड़ेंगे नहीं इसको, राइट। तो वो कैंसल कल्चर के चलते भाई डर लगता है क्रिप्टो के बारे में बोलने से। देखो बहुत सिंपल है यार, मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस तो बाहर है। मैं अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, मान लो XYZ कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, सो आई नो कि भाई उस कंपनी में मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसका रेवेन्यू क्या है, उसके एक्सपेंसेस क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, उसके पास डेट कितना है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। देयर आर सर्टन पैरामीटर्स जो हम चेक करते हैं। अब किसी भी क्रिप्टो वालों से मैंने कई बार समझने की कोशिश करी, ऑनेस्टली, मतलब मेरा खुद का, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भाई सीखना बंद तो जीतना बंद। तो मैंने खुद सीखने की कोशिश करी कि कोई मुझे सिखा दे कि भाई ये क्रिप्टो की अंडरलाइंग वैल्यू क्या है। तो डायलॉग सबके पास हैं, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी इज़ दी वैल्यू, फलाना इज़ दी वैल्यू, ढिमाका इज़ दी वैल्यू। बट शायद भाई मैं मालूम मेरी गलती है, मुझे समझ नहीं आई। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू भी बताना चाहता हूँ और मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को प्लीज़ मिक्स ना करें, प्लीज़ मिक्स ना करें। ब्लॉकचेन तो भाई साहब आनी है, ब्लॉकचेन तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ है जितना मैं समझ पाया। बट क्रिप्टोज आई डोंट थिंक कि कोई बहुत एकदम कमाल हो जाएगा। जिस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता कि भाई उसके अंडरलाइंग वैल्यू क्या, एटलीस्ट मुझे नहीं पता, तो मैं तो भाई उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहता हूँ, एक बात। दूसरी बात, क्या मैंने क्रिप्टो में पैसे लगाए हैं? बिल्कुल, लेकिन कितने? मेरे पोर्टफोलियो का
0.0001% भी शायद वो नहीं होगा, राइट। वो सिर्फ शौक के लिए कि चलो भाई ठीक है, हमने अमाउंट लगा के, और वो भी छोड़ रखा है। उसमें भी थॉट प्रोसेस यही है कि छोड़ रखा है लगा के। आई थिंक 1.5 साल हो गए होंगे मैंने लगाया होगा कुछ बिटकॉइन के अंदर, और वो भी किसी बिटकॉइन के थ्रू ही जो है कुछ पेमेंट आई थी, वही हमने जो है वहाँ पे लगा दी थी। एंड एज फार एज दी, वो प्रॉफिट में चल रहा है, वो भी रेड हो रहा है। मैं ऑनेस्ट बताऊँ, मैंने देखा भी नहीं, मतलब मैंने वो देखा भी नहीं। वो एक कोई ऐप है, उसके थ्रू मैंने इन्वेस्ट करके भाई उसको छोड़ दिया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं उसको देखूंगा आने वाले 5-10 साल तक, क्योंकि मेरे लिए ना वो बड़ा इररिलेवेंट सा अमाउंट है, बहुत ही इररिलेवेंट सा अमाउंट है। अब वो लगा कर रखा हुआ, कुछ होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा जीरो हो जाएगा। मतलब वो पैसा है जिसमें भाई अगर हम आग लगा के छोड़ दें तो भी हमें फर्क ना पड़े, वो वाला पैसा हमने वहाँ पे लगा के छोड़ दिया। लगा के भी क्या छोड़ा है, डेमो देना था किसी को कैसे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो पैसे इन्वेस्ट करके दिखा दिए थे, दैट्स इट। ओके, अच्छा, नाउ कमिंग टू दी बजट एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो। अब लोगों का कहना है कि क्रिप्टो लीगलाइज हो गया, क्रिप्टो हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन दिस बजट। ये मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि कुत्ता पालो बिल्ली पालो, गलत फहमियाँ मत पालो। क्रिप्टो कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्रिप्टो बल्कि ये बात पक्की हो गई कि क्रिप्टो इज़ नॉट अ करेंसी। वो एक टेक्नोलॉजी है, वो एक डिजिटल एसेट है, वो करेंसी नहीं है किसी भी एंगल से, ठीक है ना। और मेरा मानना ऐसा है कि भाई आपको, अगर आपको नहीं समझ आता तो सिर्फ इसलिए कि सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई एलॉन मस्क इसके बारे में ट्वीट कर देता है, प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए, प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए। मैंने कहीं सुना भी, मुझे एक स्टूडेंट ने, मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, तो किसी ने एक वीडियो भेजी हुई थी कि सर देखो, दिस पर्सन इज सेइंग कि जहाँ सब बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड मैं सरप्राइज था कि सब बड़े लोगों ने एक बार को यूनिटेक के शेयर लिए थे, येस बैंक के शेयर लिए थे, DHFL के शेयर लिए थे। कहाँ गए वो सब बड़े लोग? तो भाई आप अपने, जब आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, प्लीज़ उससे दूर रहो, या तो उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो, आप उसको पूरा थॉरोली समझ लो, फिर आप उसके अंदर जा सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर सब कर रहे हैं और मैं भी करूँगा, दिस इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड। फोमो की जगह यू शुड हैव पोमो। व्हाट इज़ फोमो? फियर ऑफ मिसिंग आउट। व्हाट इज़ पोमो? प्लेजर ऑफ मिसिंग आउट। बस, तो हम तो भाई पोमो में जीते हैं। कल को बिटकॉइन मैं कहता हूँ 10 टाइम्स हो जाए, 20 टाइम्स हो जाए, 100 टाइम्स हो जाए, मैं अपने भाई 12-15% रिटर्न से बहुत खुश हूँ। मुझे पता है जो मेरे गोल्स हैं वो उससे अचीव हो जाएंगे, एंड आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो। राइट। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाना भी तो बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो आपने कैसे अपने लिए फाइनेंशियल गोल्स क्रिएट करे, एंड व्हाट वुड यू एडवाइस टू पीपल जिनको ये क्रिएट करने हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स? मैं सबसे पहले बोलूँगा भाई एक्सेल सीखो, गूगल शीट सीखो, क्योंकि जब तक आप नंबर्स को देखोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और 2-3 बेसिक चीज़ें हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ SIP निकालना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालना। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर किसी को आनी चाहिए, हर किसी को आनी चाहिए कि कैसे जो आप ये निकाल, तभी तो आप अपने गोल्स को सेट कर पाओगे और ये देख पाओगे कि उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे हर मंथ कितने पैसे जोड़ना है, किस रेट ऑफ रिटर्न पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक लेमैन आइडिया देता हूँ। 6% की इन्फ्लेशन है, आज किसी के घर का खर्चा 20,000 है, आज से 40 साल बाद वो खर्चा लाखों में होगा, अगर 6% की इन्फ्लेशन भी मैं लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो फिगर आप असरटेन कर पाओ कि कितना खर्चा होगा वो 40 साल बाद। फिर आपने आज से 40, मान लो आज आप 20 साल के हो, आप 40 साल बाद रिटायर होने वाले हो, 60 साल के होने के बाद आप रिटायर होंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल। आजकल तो बहुत जल्दी लोग जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और हम इसके मतलब अभी चर्चा करेंगे, अभी ये क्वेश्चन पेंडिंग है। सो मान लो 40 साल बाद वो खर्चा 4 लाख रुपये महीने का है, 4 लाख रुपये महीने का, जो आज 20-25 हज़ार का है, इन्फ्लेशन लगा के वो 4 लाख रुपये महीने का आ रहा है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं बोल रहे हैं। अब आपने उसके 20 साल तक जीना भी है, मतलब आप 80 साल तक जियोगे, तो वो 20 साल आपको हर महीने 4 लाख रुपए, यानी कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख रुपए चाहिए हर साल। अब आपको 60 साल पे कितना कॉर्पस मिले कि वो अगले 20 साल तक आपको जो है इतना फंड देता रहे, ये कैलकुलेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सेल और गूगल शीट दो ऐसे टूल हैं, गूगल शीट फ्री है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और उस पर ये प्रेजेंट वैल्यू, टाइम वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट निकालना, ये सब चीज़ें सीखिए। और उसके बाद अपने गोल्स बनाइए कि भाई मेरा आज क्या खर्चा है, आज से 10-15 साल, 20 साल बाद जब भी मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को देख रहा हूँ, तब मैं कितना खर्चा होगा मेरा, उस खर्चे के लिए मुझे कितना अमाउंट कॉर्पस चाहिए, उस कॉर्पस को अचीव करने के लिए आज मुझे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है, राइट। ये एक बेसिक मैंने आपको बताया, दिस इज हाउ यू सेट योर गोल्स एंड दिस इज हाउ यू सेट योर स्ट्रैटेजी कि अब उन गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है। यहाँ 2 प्रॉब्लम्स हैं ईशान। जैसे किसी से 20 साल 40 साल की बात करो ना, आधा मूड तो उसका वैसे ही खराब हो जाता है। हम हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग, मैं सच बता रहा हूँ, हम हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाले लोग। वॉरेन बफे एक बात बोलते हैं
कि आप 9 वुमेन को प्रेग्नेंट करके एक महीने में बेबी डिलीवर नहीं करा सकते। वो 9 महीने लगेंगे एक बेबी को डिलीवर होने में। बहुत सिंपल सी बात बोलते हैं वो, राइट। और हम लोग कैसे हो गए, इंस्टाग्राम पे फोटो डाली है तो उसके बाद 3 बार तो ऐसे उसको करके देख लेंगे फीड को कि भैया ये लाइक कितने आ गए, कमेंट कितने आ गए। एग्जैक्टली ये मार रहा है हम सबको। हम लॉन्ग रन देख ही नहीं पा रहे, हम फ्यूचर की तरफ ना सोच ही नहीं पा रहे। और एक ये भी गलत फहमी, जिंदगी मिली है एक बार तो 2 बार क्यों सोचना, प्रेजेंट को एंजॉय करो। अरे भाई प्रेजेंट को भी एंजॉय करो और फ्यूचर के बारे में भी सोचो। तो वो फ्यूचरिस्टिक होकर आपको थोड़े से अपने गोल्स बना के उस हिसाब से आपको टूल्स चूज़ करने पड़ेंगे। मेरे जो गोल्स थे, मुझे जो लगता था, देखो यार, और एक चीज़ मैं और भी बोलूँगा कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लक को कभी भी आप अंडरमाइन ना करें। मेरे केस में लक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, चाहे मेरी स्टार्टअप की इन्वेस्टिंग थी, चाहे मेरी इक्विटी इन्वेस्टिंग थी, चाहे मेरा अपना बिजनेस था। लक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर लक शायद साथ ना देता तो मैं 40 साल की उम्र में फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता। लक ने साथ दिया तो मैं 33 साल की उम्र में हो गया, राइट। ये फ़र्क आया, 7 साल जो है लक ने जो है मेरे कम कर दिए। ओके, तो आप जो बात कह रहे हैं कि क्या फिगर होना चाहिए, देखिए फिगर तो कुछ नहीं है। फिगर आपका हर किसी का अलग अलग निकलेगा। आपको बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा आज आपके कितने खर्चे हैं, वो कौन से खर्चे हैं जो हमेशा होते रहेंगे, वो कौन से खर्चे हैं जो डिस्क्रिशनरी हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। उस पर एक 25% का मार्जिन लेते हुए, मान लो आपके खर्चे आज 1 लाख हैं इंपॉर्टेंट वाले, आप उसे 1,25,000 लगाते हुए इन्फ्लेशन के रेट से ले जाएं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम इन्फ्लेशन का रेट लगाते हुए ले जाएं और सोचें जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं उस समय वो खर्चा कितना होगा, और आने वाला जो आपकी लाइफ बची हुई है, जो लाइफ बची हुई है, उस लाइफ के लिए आपको कितने पैसे चाहिए कि हर साल आप वो खर्चा आराम से कर पाएं। इसमें एक्सेल और गूगल शीट का बहुत बड़ा रोल है। प्लीज़ वो सीखिए। मैं मोटिवेट करूंगा हर किसी को। ज़रूरी नहीं है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्सेल चलाना आता हो। Everyone needs to learn Excel for their personal purposes also. तो वो आप सीखिए और उसके बाद देखिए आपको ना एक पिक्चर नज़र आने लग जाएगी। द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो हमारा गोल है क्या, हमारा फाइनेंशियल गोल है क्या, राइट। तो मैंने ऐसे जब अपनी शीट्स वगैरह बनानी शुरू करी थी तो मेरे जो अमाउंट्स निकले थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं उस अमाउंट के 10x पे बैठा हुआ हूँ। तो मुझे बिल्कुल 1% भी चिंता नहीं है किसी भी तरह से फाइनेंस की। एक क्वेश्चन मैं बीच में आपका पिक कर रहा हूँ जो आपने बोला था कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना। So, financial independence is कि you are working because you want to, not because you have to. Now there is a difference. समझ रहे हो आप कि आप चाह रहे हो। अब जैसे मैं पढ़ाना नहीं छोड़ रहा, मैं पढ़ाना क्यों नहीं छोड़ता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो लत लग गई है भाई। अब मैं दिन में 2 घंटे लाइव ना जाऊँ, बच्चों से बातचीत ना करूँ, मुझे कुछ अजीब सा होने लग जाता है, राइट। तो मैं तो वो छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं लगता कि मैं उसको बहुत नियर फ्यूचर में छोड़ने वाला हूँ, राइट। आई एम वर्किंग बिकॉज आई वॉन्ट टू, नॉट बिकॉज आई हैव टू। मैं कल माइक ड्रॉप कर दूं और बोल दूं जी ओके टाटा बाय बाय, तो मैं आराम से अपनी ज़िंदगी, आने वाली पूरी ज़िंदगी बहुत आराम से जो है वो स्पेंड कर सकता हूँ, सुपर लग्जरी के साथ स्पेंड कर सकता हूँ, राइट। अगेन ज़रूरतें कम है तो वो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि भाई लग्जरी चाहिए या कुछ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए। बट येस, वो चीज़ हमने बहुत जल्दी अचीव कर ली। उससे 10x शायद उससे भी ज़्यादा पे बैठे हुए हैं कि आराम से शांति से जो है काम हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है कि आपके टाइम पे आपका कितना कंट्रोल है। आप काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप करना चाहते हो, क्योंकि आपको करना ही पड़ रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के बाद ना आप वो करते हो, आप काम करना छोड़ते नहीं हो। काम करना छोड़ोगे तो बेकार हो जाओगे। आप वो करते हो जिसमें आपको मज़ा आ रहा होता है, जिसको आप इन्जॉय करते हो, राइट। जैसे मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, मुझे वीडियोज़ शूट करने में मज़ा आता है, मुझे आप जैसे यंग लोगों के साथ बातचीत करने में मज़ा आता है, तो मैं वो कर रहा हूँ, राइट। आई थिंक दिस इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ऑल राइट। बहुत सारे पिटफॉल्स होते हैं जो लोग उसमें चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल लोन्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, नो कॉस्ट EMIs जो लोग बहुत सारे बैंक्स प्रमोट करते हैं वो हो गए। तो इनसे कैसे हम दूर रह सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट कार्ड्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? लाइक डू यू हैव योर क्रेडिट कार्ड्स? what would you advise people to? Should they use it? Should they not use it? Discipline required for credit cards? What do you think about that? अरे मैं जो बात बोलने वाला हूँ ना सबको बुरी लगेगी। पहले तो यूट्यूब देखना छोड़ दो भाई सब लोग, भाई प्लीज़ यार। हम फाइनेंस यूट्यूबर्स ने इतना हंगामा मचा दिया ना, हमने साइड हसल को और क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को इतना बढ़ावा दे दिया है, हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है लोगों के लिए चीज़ों को। ठीक है, हम ज्ञान भी दे रहे हैं, बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा हमने कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दिया है। क्रेडिट कार्ड को लेकर लड़ाई हो रही है कि भाई
उसके पॉइंट्स मिलते हैं तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए, उसके पॉइंट्स नहीं मिलते हैं देखो मेरा सिंपल सा कहना है भाई, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, उस बिजनेस के खर्चे मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। एंड मैं बताऊँगा तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, मेरे पास ना जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है, इट इज़ इन्फीनिया, कोई बहुत अच्छा सा क्रेडिट कार्ड होता है, ऑफिस वालों ने ले रखा है, मैं तो उसे यूज़ भी नहीं करता हूँ, मतलब ऑफिस वाले देखते हैं। और रिसेंटली मुझे पता चला उसमें लगभग 2.5 लाख कुछ पॉइंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, कुछ उनके कैशबैक और कुछ पता नहीं क्या क्या आता है उनका वो रिवॉर्ड सिस्टम। बट आई विल कॉन्क्लूड इट कि भाई अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, अगर आपका कोई हैवी एक्सपेंसेस आप नहीं करते हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर क्रेडिट कार्ड्स। मेरे बिजनेस के बहुत खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा, और वो क्रेडिट कार्ड से कर करके वो पॉइंट्स इकट्ठे करते रहते हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग, मैंने क्रेडिट कार्ड कब लिया, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू करी और मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, मेरे क्रेडिट कार्ड भी 2-2.5 साल पहले आया होगा ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। और वो भी कंप्लीटली ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कंप्लीटली। मुझे मतलब आप क्रेडिट कार्ड के पॉइंट से आपने सुना है कभी कोई करोड़पति बन गया हो? नहीं, वो छल है, छल भाई। ये नए नए तरीके हैं लोगों से क्रेडिट कार्ड की कमिटमेंट करवाने का, लोगों से ज़बरदस्ती का खर्चा करवाने का, लोगों से अननेसेसरी चीज़ें। आप उस पॉइंट से, मैं कह रहा हूँ 2-2.5 लाख पॉइंट जो मेरे पास पड़े हैं उससे मैं क्या कर लूँगा? अननेसेसरी चीज़ें ही खरीदूंगा जो वो पर्टिकुलर उनकी वेबसाइट पे आ रही होंगी। वो JBL के वो एयरपॉड्स, अनलिमिटेड ईयरफोन्स ले फूड, लो, एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस एंड ऑल यस दैट। यस यस। तो आई पर्सनली बिलीव कीप योर लाइफ सिंपल, कीप इट मिनिमलिस्ट लाइफ जिए, खुश रहें। अब काउंटर क्वेश्चन ये कि सर आपके पास क्यों, तो मैंने पहले ही उसको बताया कि भाई मेरी बिजनेस नीड है, बहुत हैवी एक्सपेंस होता है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ऑफिस में यूज़ होता है वो कार्ड, मैं अपने पर्सनल खर्चे उसमें से एक भी नहीं करता। और कभी कभी क्या होता है कि आप भी ईशान देखते होंगे, कहीं ऑनलाइन जब हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे डेबिट कार्ड्स काम नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली बिजनेस के केस में जहाँ बड़ी अमाउंट पे कर रहे होते हैं बाहर कंट्री में, तो वहाँ मुझे वो यूज़ करना पड़ जाता है, दैट्स इट। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि एक नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत है, अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर फोमो किकिंग ना कर जाए, अनलेस एंड अनटिल उसे कोई यूट्यूब की वीडियो ये ना बता दे कि आप हर महीने इतने पॉइंट्स कर सकते हो, उसके बाद ये मूवी की टिकट मिलेगी, वो फलाना मिलेगा और ढिमाका मिलेगा। ये बेफालतू के चक्कर में फंस के ना बनवा ले, तो उसे ज़रूरत नहीं है भाई। राइट। एक नया ट्रेंड भी आ गया है, बाय नाउ पे लेटर वाला। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं क्या बताऊँ, ये अगेन हम फाइनेंस यूट्यूबर्स की कहानी है सारी की सारी है। मतलब मैं बहुत ब्लंट ये बात बोलूँगा, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, हम स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ भी कर जाते हैं यार, वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, लो भाई इसको बोल दो, इसको बुला लो, इससे बात कर लो। आई थिंक हमें नहीं करना चाहिए, मतलब मैं कभी नहीं करता हूँ। आप मेरी अगर स्पॉन्सरशिप देखोगे ना, आई एम वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव। अगर मैं आप स्टॉक्स को प्रमोट करता हूँ दब के, तो भाई मैं ये कई बार बता चुका हूँ, मैंने करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उसी डीमैट अकाउंट के साथ, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। मैं ज़ीरोधा को अगर प्रमोट करता हूँ दब के, तो भाई मैंने करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके साथ भी, सिंपल सी बात है, राइट। अगर मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसकी सर्विसेज यूज़ करता हूँ और अच्छी खासी यूज़ करता हूँ तभी। अभी मैं देखता हूँ कि एक ये बड़ी दुख होता है, मुझे बहुत दुख, ये मेरा मतलब एक पेन पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छे खासी स्टैंड अप वीडियो चल रही है, स्टैंड अप कॉमेडियन है यार, और आई एम अ बिग फैन ऑफ स्टैंड अप वीडियोज़। आप देखोगे जितनी स्टैंड अप वीडियोज़ है सब पे जाके मेरा कमेंट आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर, तो मैं बहुत बहुत देखता हूँ। बट बीच में वो अचानक से वो ब्रेक लेके बोलेगा जी ये देखो मैंने पैसे लगाए और मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन है बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, बढ़ वो बढ़ गया जी, मैं जीत गया जी, पेटीएम में 24 घंटे में पैसे। क्या है ये? क्या तुम सही में वो यूज़ करते हो? क्या तुम सही में वो अपने लाखों 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगा के उसमें ऐसे सोचा बढ़ और वो बढ़ गया? अरे वो तुम्हें डेमो अकाउंट देते ही ऐसा है जिसमें बढ़ जाता है। इतनी सिंपल सी बात समझ नहीं आती, और आपका इतना बड़े ऑडियंस बेस है, आप सबको पागल बना रहे हो, और गरीब ऑडियंस बेस है, मिडिल क्लास ऑडियंस बेस है। मतलब ये नहीं कि सारी मिडिल क्लास है, सारे पुअर हैं, अच्छा ऑडियंस भी होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो भाई एक बिलो एवरेज फैमिली से जो है बिलोंग करता है, उसके बेचारे के 100 रुपये भी बहुत होते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना बड़ी दिक्कत वाली हैं भाई, चाहे वो बाय नाउ पे लेटर है, क्यों पे लेटर और क्यों बाय नाउ, मुझे समझ नहीं आता। मतलब आई एम नॉट क्लियर ऑन दिस। मेरी गाड़ी मैंने कैश पे ली, मेरा घर मैंने अगेन ऐसे ही लिया बिना किसी लोन के। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बार लोन लिया है, जब अपनी फर्स्ट कार खरीदी थी, और मैं उस लोन को भी 1 साल में चुकाना चाहता था। वो तो उनकी कोई प्री पेमेंट की कोई पेनल्टी होती है, वो थी। अदरवाइज भाई मैं उसको भी 1 साल में जो है ख़त्म कर देता। एंड अगर आपको कोई चीज़ लोन पे मिल रही है ना, प्लीज़ मत लीजिए, एक्सेप्ट वन थिंग, लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है घर के साथ, कि भाई घर जो है अपना होना चाहिए। ये भी हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि सर पे छत अपनी होनी चाहिए। क्या करोगे अपनी छत का, मुझे समझ नहीं आता।
मेरी मम्मी मेरे को बोल रही थी अभी, ये एरिया बहुत अच्छा है, तो वो बोल रही ये वाला घर ले ले बेटा, ये ले ले, अब तो कमाने लग गया है। मैं कहता हूँ ये बड़ा इमोशनल प्ले है इसके अंदर। तो आप मानोगे, मैं किराए पे रहता हूँ, आई एम एक्चुअली लिविंग ऑन रेंट, में मजाक नहीं कर रहा। और इसमें पहले मेरे घर वालों को समझ नहीं आता था, अब उन्हें भी समझ आने लग गया है कि नहीं ठीक है, ठीक चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया है। मेरे पास खुद के फ्लैट्स से वो मैंने रेंट पे दे रखे हैं और मैं उनको धीरे धीरे सेल आउट कर रहा हूँ। मैं अपने पास सिर्फ एक ही रियल एस्टेट रखना चाहता हूँ, दैट्स इट। सो ये बात जो घर वाली बात है, इसके लिए आप लोन ले लीजिए, लेकिन एक एज के बाद लीजिए। और जब आपको लगे कि नहीं अब आप, और कम से कम लोन लीजिए, छोटा घर लीजिए, बहुत बड़ा एकदम आलीशान घर लेके करोड़ों रुपए का लोन लेके फिर 40 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट चुकाते रहो, आई थिंक दिस इज़ नॉट लाइफ। ए बी, बाय नाउ पे लेटर, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, ये कल्चर प्रमोट भी नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। आप कोई आपकी अर्जेंसी है, भगवान ना करे किसी घर में कोई अर्जेंसी हो किसी चीज़ को, प्लीज़ गो फॉर इट। अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर बाय नाउ पे लेटर हो रही है ना, तो भाई साहब आप एडिक्ट बनते जा रहे हो, आप फंस जाओगे एक दिन, आप इतनी चीज़ें खरीद लोगे और वो पे लेटर हो ही नहीं पाएगा। एजुकेशन लोन आई थिंक इज़ वॉट मैनी पीपल टेक। जैसे मेरे कॉलेज में, वहाँ पे तो हम लोग कहते हैं पहले बार एडमिशन के लिए SBI के बड़े बड़े वो लगे हुए थे, भाई आओ यहाँ पर आओ। एजुकेशन लोन इज़ वन थिंग, और हाउसिंग लोन, आई थिंक ये दो लोन्स ऐसे हैं जो अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हैं। हाउसिंग थोड़ा इमोशनल फैक्टर भी हो जाता है, और एजुकेशन मुझे लगता है कि एक नेसेसिटी है। जैसे मैंने बोला कि अर्जेंसी एक नेसेसिटी है, गो फॉर इट। अदरवाइज भाई लोग बाग यार, मतलब आईफोन लेने के लिए लोन ले रहे हैं, जूते लेने के लिए इंस्टॉलमेंट बनवा रहे हैं यार बजाज फाइनेंस से जा जाके। जस्ट थिंक ओवर इट। आप क्रोमा में चले जाओ, बजाज फाइनेंस वाले आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, हाँ जी ये टीवी लेना हम करवा देंगे जी इतनी इंस्टॉलमेंट पे। वो बेचारा वो 32 इंच का टीवी लेने आया था, तुमने उसे 55 इंच का टीवी पकड़ा दिया इस चक्कर में। तो आप ये जो है ना, ये पुशी हो रही हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ जो लोग बहुत वेल्दी बनना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि आप अपने मीन्स से थोड़ा नीचे जीना शुरू कीजिए। और जो एक्स्ट्रा है ना, सिंपल इक्वेशन है, आपका जो भी रेवेन्यू आ रहा है, जो भी सैलरी आ रही है, उसमें दो ही पार्ट हैं, एक्सपेंस और सेविंग्स। अपने एक्सपेंसेस को कम से कम कीजिए, सेविंग्स को बढ़ाइए, सेविंग्स की हैबिट डालिए, एंड देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। और एक बात और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि कभी कभी लोग बाग इस एटीट्यूड को समझते हैं कि कंजूसी से जीने की बात हो रही है जी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कंजूसी से तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीता। मैं वहाँ पैसा लगाता हूँ जहाँ मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, जो मेरे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, राइट। मेरे को टेक्नोलॉजी का शौक है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट्स हैं। मैं वहाँ कभी कंजूसी नहीं करता। आप गाड़ी की बात करेंगे, मेरे पास एक बहुत, मतलब ये तो नहीं बोलूँगा बहुत ही सिंपल है, मैं मतलब जो ले सकता हूँ उससे 10 टाइम्स नीचे वाली गाड़ी को लेके चलता हूँ मैं, और बहुत इन्जॉय करता हूँ मैं उसको। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि यार आप लोग अगर इंस्पायर भी होना चाहते हो तो इस चीज़ से इंस्पायर हो कि भाई खर्चा आप कम करेंगे, अपने आप आपके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। एक दो बात इसमें इसी कॉन्टेक्स्ट में और बोल दूँ। एक तो हमारे देश में ना एक बड़ी दिक्कत है यार, हमारे देश में क्या, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में दिक्कत है। जितनी दिक्कतें हम बोलते हैं ना हमारे देश में, मतलब मैंने देखा है कि वो ज़्यादातर पूरे वर्ल्ड में होती हैं। हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं तो उसको ना बिल्कुल मतलब मार ही देते हैं उस चीज़ को। जैसे कि अब हमारी एक यंग जनरेशन को आदत लग गई है कि भाई FD नहीं करनी, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है। क्यों नहीं करनी? FD में रिटर्न मिलता है 5%। उनके पास पूरा सेंस है, FD में रिटर्न मिलता है 5%, इन्फ्लेशन है 6%, फिर आती है टैक्स। पहले तो बोलते हैं टैक्स होता है जी 30%। अरे पहले तो ये बताओ तुम में से किसने के ऊपर 30% टैक्स लग रहा है? 10 लाख से ऊपर इनकम होती है तो 30% का टैक्स लगता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है FDs कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं? मेरी लाइफ में उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया। मैं 2020 में खूब FDs लेके बैठा था, एंड मार्च 2020 में मैंने सारी FDs तोड़ी। इस बात को ना इंपॉर्टेंस को मैं कभी भी ओवर एग्जैजरेट नहीं कर सकता, ये हमेशा अंडर एग्जैजरेटेड ही रहेगी। क्योंकि वहाँ पे अगर मेरे पास वो FDs ना होती है, मेरा सारा सोचो, मैं हमेशा पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखता। मैं सिर्फ बैठ के देखता रहता, अच्छा निफ्टी आ गई 7800, देखो। लेकिन उस समय मेरे पास वो FDs थी, उस समय मेरे पास लिक्विड कैश था, तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, राइट। अगेन आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म। अभी आके लोग बाग बहुत बुरी तरह से ट्रोल करने वाले हैं, बताओ FD करा रखी थी, ये था वो था। भाई FD का अपना रोल है, स्टॉक मार्केट का अपना रोल है, डेट का अपना रोल है। तो उन सब में आपको बहुत अच्छे से सोच समझ के आगे चलना है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ ईशान, इमरजेंसी फंड सब बोलते हैं, मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी फंड भी बनाओ। व्हाट इज़ इमरजेंसी फंड? आई थिंक आप जानते होंगे, अभी बेसिक फाइनेंस का ज्ञान जो है वो लेते भी रहते हो और सबको आप गाइड भी करते रहते हो कि भाई 6 महीने की सैलरी, 8 महीने की सैलरी पड़ी होनी चाहिए। हाँ, मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी फंड भी बनाओ। अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है? अरे
कभी ना कभी आपको 5 से 10 साल में एक मौका मिलता है जब स्टॉक मार्केट पे बोर्ड लगा होता है फॉर सेल, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, और तब वो अपॉर्चुनिटी फंड बाहर आता है। लोग बाग क्रिटिसिज्म दे सकते हैं कि इतने 5-7 साल तो वो कैश कुछ नहीं कमाएगा। अरे मेरे भाई, वो 5-7 साल शायद वो कैश कुछ ना कमाए, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी वहाँ पे आप इतना कमा सकते हो कि वो 7-8 साल का जो रिटर्न था वो उसके सामने कुछ भी नहीं होगा। मैं अपना अपॉर्चुनिटी फंड आज भी मेंटेन रखता हूँ। आज मार्केट गिर जाए भाई, फिर से पहुंच जाए 7,800, हम चलेंगे शॉपिंग करने, सिंपल सी बात है। आपको कौन सी किताबें अच्छी लगती हैं अबाउट फाइनेंस? किताबें मुझे बहुत, पहले तो मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ बुक्स। बुक से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बेस्ट बुक जो रिसेंटली मैं पढ़ रहा हूँ वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी। आई थिंक उससे ज़बरदस्त किताब मैंने पैसे के ऊपर, इन्वेस्टिंग तो छोड़ो, पैसे के ऊपर मैंने नहीं पढ़ी। कमाल की चीज़ है, कमाल की बातें हैं उसके अंदर। और मैं मॉर्गन हाउसल का भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आउट ऑफ 5 अकाउंट्स आई फॉलो इन ट्विटर, वन ऑफ देम इज़ मॉर्गन हाउसल। और कमाल की बुक लिखी है उन्होंने। एक एक चैप्टर पे मैं तो मन है कि मैं एक एक चैप्टर बैठ के आराम से, प्यार से, शिद्दत से जो है वो किसी के साथ पॉडकास्ट करूँ या कोई वीडियोस रिकॉर्ड करूँ। कमाल की किताब है वो। तो वन बुक जो मैं सजेस्ट करूँगा आपके ऑडियंस को कि ज़रूर पढ़ें वो ये है साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इसके अलावा जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जो बहुत पहले पढ़नी शुरू कर दी थी, बहुत कन्वेंशनल बुक्स जिसे आप बोल सकते हो, आज की डेट में हर कोई वो रिकमेंड करता रहता है। आई थिंक रिच डैड पुअर डैड है, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन करके एक बुक है, राइट। ऑनेस्टली ये 2-3 बुक्स हैं जिनसे आपको काफ़ी सारा आइडिया मिल जाता है। और सच बताऊं तो साइकोलॉजी ऑफ मनी आप पढ़ें, वो अपने आप में एक, आप उसको ना रीड और रीड ज़रूर करें। प्रॉब्लम ये है कि हम उससे अगर नॉवल की तरह पढ़ेंगे, चेतन भगत जी की नॉवल की तरह, तो मज़ा नहीं आएगा। उसको पढ़ना है, उसमें अपने रिफ्लेक्शंस बनानी है, अपने थॉट्स बनाने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, और फिर उसको अप्लाई करना है हर जगह पे, तो मज़ा आएगा। और अगर इस तरह से आप एक बुक पढ़ते हैं ना, तो आपको टाइम लगता है और वो आपको ज़्यादा समय तक के लिए याद रहती है, आप उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाते हैं। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, राइट, कि एक हफ्ते में ये किताब फिनिश करनी है, तभी आप वो प्रोडक्टिव हो, तभी आप, जैसे वो लोग बोलते हैं ना कि टॉप सीईओज एक किताब रीड करते हैं हर एक हफ्ते। मैं तो परेशान हूँ भाई इन सब चीज़ों से। हमने इतना प्रेशर ले लिया है ज़िंदगी में कि हम ना, मतलब हम जी नहीं पा रहे हैं। पैसा भी कमाना है, फिर उसके बाद साइड इनकम भी करनी है, फिर भाई 40% साल का भी कमाना है, फिर बिटकॉइन में भी करना है, फिर किताबें भी पढ़ लो। ठीक है यार, और किताब मुझे लगता है आप, मतलब नॉलेज लेने में भी हड़बड़ी, कैसी हड़बड़ी। मैं तो बहुत आराम आराम से पढ़ता हूँ, बुक को लेता हूँ, आप मानोगे नहीं, मैं तो बुक लेता हूँ। किंडल पे मैं ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करता हूँ, ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी फिजिकल बुक्स भी रखी हैं, पीछे आपको दिख रही होंगी। बट आज की डेट में मैं इन्हीं से परेशान हूँ कि इनको अब कहाँ ले जाऊँ, तो इसको मैंने पीछे यहीं सजा दिया है। तो मैं और मेरी फैमिली आज की डेट में किंडल ही प्रेफर करते हैं। और मैं बहुत आराम से बुक पढ़ने वाला हूँ। मैं एक पेज पढ़ूंगा, उसमें चूज़ कर करके हाईलाइट करूँगा, किंडल पे अपने आप उसके नोट्स बन जाते हैं। फिर उसके अंदर भी जाके अपने नोट्स बनाने का ऑप्शन होता है, वो सारा कुछ बोल के टाइप करता हूँ, वहाँ पे बोल के टाइप करता हूँ, वो स्पीच टू टेक्स्ट वाले उससे। और फिर वो तैयार हो जाता है कि ओके अब मैंने कुछ पढ़ा है यार। फिर उन प्रिंसिपल्स को, और यहीं नहीं रुकता नहीं हूँ, फिर उन प्रिंसिपल्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद प्रेजेंटेशन बनाऊंगा, बच्चों के साथ शेयर करूँगा, उन्हें सिखाऊंगा, तब जाके मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया है। सो प्लीज़ यार, बुक्स पढ़ने में इतनी हरी क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? चिल, रिलैक्स, आप ज्ञान ले रहे हो उनसे। आप ऐसा थोड़ा ना कि भाई कोई क्रैश कोर्स थोड़ा ना। और इज़ इट अ कॉम्पिटिशन, इज़ इट अ स्पोर्ट कि भाई तेरा कितना स्कोर हो गया, मेरा कितना स्कोर हो गया? ये कोई स्नैपचैट की स्ट्रीक चल रही है कि भाई? प्लीज़ इस तरह के चक्रों में ना पड़ें। आराम से शांति से पढ़ें और उसको पूरा का पूरा उसको एब्जॉर्ब करें जो बुक में बात लिखी है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आपने और तभी प्रॉब्लम है। आजकल हो क्या गया है ईशान, कि हमारे पास ना नॉलेज की कमी रही नहीं है। नॉलेज ऐसे बिखरी पड़ी है चारों तरफ, और हमारा माइंड उस नॉलेज को लेता है, तुरंत दूसरी नॉलेज लेता है, फिर तीसरी नॉलेज लेता है, जो पहली वाली ली थी वो भूल चुका है, हम उसे अप्लाई कर ही नहीं पा रहे हैं। एप्लीकेशन की कमी है, एप्लीकेशन की। आखिरी क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क यू, बहुत अच्छा लगा आपसे पूरा पॉडकास्ट करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वन लास्ट क्वेश्चन इज दैट अभी आपके क्या गोल्स हैं? लाइक राइट नाउ यू डोंट हैव एनी बर्डन टू, लाइक यू हैव टू मेक मनी, यू आर ऑलरेडी रिटायर्ड इन दैट सिचुएशन, तो अभी आपके क्या गोल्स होते हैं नॉर्मली? मैं आपको आज के एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अभी मैं जस्ट आपके साथ जब बैठा, मैं उससे पहले कहीं बाहर गया हुआ था, तो अपने ऑफिस में अपने कलीग के साथ ही मैं आ रहा था। मैंने जैसे उनसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा लाइफ में कोई स्ट्रेस है? उनका भी कहना था नहीं, मेरा भी कहना था नहीं। मैंने कहा बस यही चाहिए। 1% भी स्ट्रेस नहीं था हमारे ऊपर, एंड वी वर जस्ट ड्राइविंग द कार, आराम से कॉफ़ी चल रही थी, सिप ले रहे थे कॉफ़ी का, और फुल शांति के साथ एकदम हैप्पीनेस एंड पीस। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 100% अचीव हो गई हैं, बट हम उस एज पे हैं। और आगे कोई एज सच कोई ऐसा गोल नहीं है कि भाई
अब एक $1 बिलियन स्टार्टअप बनाना है, कुछ ऐसा गोल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरा सिंपल गोल है कि भाई जो मेरे पास आज की डेट में वेल्थ है मैं उसको प्रिजर्व करूं, उसके ऊपर थोड़ी बहुत वेल्थ अपने ही वो जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसके हिसाब से क्रिएट करता रहूं, और अपने बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सर्व करता रहूं। और मेरी हमेशा से एक अप्रोच रही है कि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट टीचर अपने आप को नहीं मानता कि भाई मैंने टैक्स पढ़ा दिया या ऑडिट पढ़ा दिया। आई बिलीव कि मैं किसी भी स्टूडेंट के साथ जुड़ूं तो मैं उसकी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में वैल्यू ऐड कर पाऊँ, एज फार एज उसको पर्सनल फाइनेंस के बारे में बता के, उसको रियल लाइफ के बारे में बता के कि भाई किताबों से कुछ नहीं होने वाला, किताबों के साथ साथ आपको XYZ चीज़ें जो हैं वो ज़रूर करनी पड़ेंगी। तो आज जो मुझे 2-3 गोल्स दिखते हैं वो यही दिखते हैं कि, और इसमें अगर पर्सनल लेवल बात करूँ, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए, अपने प्रोफेशन का ध्यान रखते हुए, अपनी फैमिली का ध्यान रखते हुए, बस जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको अच्छे से मैं चला पाऊँ और खुश रह पाऊँ। रात को जब सोऊं तो इतना मज़ा आए कि भाई साहब ओ हो क्या ब्यूटीफुल लाइफ है, क्या बढ़िया नींद आने वाली है, और जब सो के उठूं तो लगे कि वाह वाह मज़ा आ गया जी, 7-8 घंटे की नींद ली है और क्या दिन निकला है, खूब मेहनत करेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को आज भी याद है मेरे 11th ग्रेड में जो टीचर थे, एंड ही यूज़ टू टीच मी मैथ, बट जेई की प्रिपरेशन कराते थे, IIT जेई के लिए। बट वो उनकी जो क्लास होती ना वो अलग ही लेवल पे रहती थी। मतलब ऑब्वियसली हम लोग मैथ्स सीखते थे उनसे, बट उनके जो सारे किस्से होते थे, उन जो भी लर्निंग्स करते थे, सब कुछ हमारे साथ शेयर करते थे। तो वी यूज़ टू लर्न अ लॉट मोर देन जस्ट मैथ्स इन हिज क्लास। तो ये मेरे को आज तक याद है। मैं उनसे मिलने भी गया था अभी रिसेंटली, लास्ट मंथ ही, तो उनसे बात करने को मिला, उनकी लाइफ के बारे में जानने को मिला, तो काफ़ी अच्छा लगा उससे। बस यही है कि भाई हमारे स्टूडेंट्स भी हमारे बारे में ऐसा ही बोले, बस इतनी उम्मीद है। Awesome. Thank you so much, Neeraj sir. It was amazing talking to you. I hope the audience got to learn something from it. If all the people who are still watching, if you have any questions, आप लिख सकते हो comment section में. And yeah, thank you so much. थैंक यू ईशान।